ये कहानी है राजपुर गांव की। राजपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा हुआ एक शांत हरा भरा गांव, जहां सुबह होती है तो चिड़ियों की चहचहाहट से और रात होती है तो जुगनुओं की रोशनी से, जहां मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती हैं और दोनों की आवाजें मिलकर एक अलग ही संगीत बनाती हैं। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहती थीं सावित्री देवी, उम्र 55 साल के आसपास। गेहुआ रंग, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में चांदी की लकीरें, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो थकान और दर्द के बावजूद कभी बुझी नहीं। वो चमक थी एक मां की ममता की चमक। सावित्री देवी का एक ही बेटा था, राकेश, और राकेश ही उनकी पूरी दुनिया था। उनकी सांस, उनकी धड़कन, उनका सपना, सब कुछ राकेश था। सावित्री देवी का जीवन कभी आसान नहीं रहा। राकेश जब मात्र 5 साल का था, उसके नन्हे हाथों में अभी तक मां की उंगली पकड़ने की आदत थी। तभी उसके पिता रामकिशन एक खेत की दुर्घटना में चल बसे। उस रात सावित्री की पूरी दुनिया पलट गई। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर घंटों रोती रही। बाहर बारिश हो रही थी। राकेश उनकी गोद में सोया था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके बाप की लाश आंगन में रखी है। सावित्री ने उस रात एक निर्णय लिया। वो टूटेंगी नहीं, वो झुकेंगी नहीं। अपने बेटे के लिए वो जिएंगी और उसे बड़ा बनाएंगी। रामकिशन, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारी निशानी यहाँ है, हमारा राकेश। मैं इसे बड़ा बनाऊंगी, तुम्हारा नाम रोशन करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अगले दिन से सावित्री देवी ने काम शुरू किया। खेत में काम किया। जो काम मर्द करते थे, वो काम इस अकेली औरत ने किया। पड़ोसियों के घर में झाड़ू बर्तन किए, कभी कभी किसी की फसल काटने में मदद की, पैसे जोड़े, एक एक रुपया। राकेश की फीस भरी, राकेश को नया जूता खरीदा, खुद पुरानी चप्पल पहनती रहीं। गांव की औरतें कहती थीं, सावित्री, बेटे को गांव में ही रखो, शहर भेजने से क्या होगा, पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन सावित्री हंस देती और राकेश की पढ़ाई जारी रखती। राकेश बेटा, सुन, तू जो भी कर, पढ़ाई में ध्यान लगा। माँ के पास पैसे नहीं है, ये सच है, लेकिन माँ की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। तू बस पढ़, बाकी सब माँ देख लेगी। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा। एक दिन इतना बड़ा अफसर बनूंगा कि पूरा गांव देखेगा, और तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा माँ, कभी नहीं। मेरा सोना बेटा, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा भगवान है। राकेश होशियार था, मेहनती था। माँ का बलिदान देखकर वो और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ता। रात को जब बिजली चली जाती तो दिए की रोशनी में पढ़ता। जाड़े में जब ठंड से हाथ जमते तब भी किताब नहीं छोड़ता। 10वीं में राकेश ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उस दिन सावित्री देवी मंदिर गईं और भगवान के सामने घंटों रोती रहीं। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस माँ के आंसू थे जिसने अपनी हड्डियां गला दी थीं और उसका फल मिल रहा था। हे प्रभु, हे मेरे राम, तूने सुना, तू मेरी सुनता रहा। मेरे राकेश ने पहला स्थान लाया, अब उसे आगे पढ़ाना है। तू मदद कर भगवान, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है। 12वीं में भी राकेश ने शानदार नतीजे लाए और फिर शहर के एक बड़े सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। उस दिन पूरे गांव में मिठाइयां बटीं। सावित्री देवी ने अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियां बेचकर राकेश की फीस और हॉस्टल का इंतजाम किया। सावित्री, चूड़ियां बेचती? इतना त्याग, बेटे के लिए इतना? रमा, ये चूड़ियां थी धातु की। मेरे बेटे की पढ़ाई उससे कहीं ज्यादा कीमती है। जब राकेश बड़ा अफसर बनेगा तब सोने की चूड़ियां खरीद लेना, अभी तो यही करना है। सावित्री, तू सच में महान है, भगवान तेरा भला करे। राकेश शहर चला गया। 4 साल बाद वो एक सरकारी विभाग में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। बड़ी तनख्वाह, बड़ा पद, बड़ा रुतबा। उस दिन सावित्री देवी ने पूरे गांव को खाना खिलाया, भगवान के सामने दिया जलाया और कहा, शुक्र है तेरा भगवान, लाख लाख शुक्र है, मेरे राकेश को इतना बड़ा बना दिया। रामकिशन, अगर तुम होते आज कितने खुश होते। देखो, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, तुम्हारा नाम रोशन हो गया। अब बस एक और इच्छा है, उसकी शादी हो जाए, घर में बहू आए, बच्चों की किलकारियां गूंजे। राकेश की नौकरी लगने के 1.5 साल बाद उसकी शादी तय हो गई। शादी शहर की एक पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की से तय हुई। नाम था रेखा।
रेखा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, दिखने में सुंदर, बातें करने में चतुर और शुरुआत में बेहद मीठी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। सावित्री देवी ने दिल खोलकर खर्च किया। जो जेवर बचे थे बेच दिए, जो थोड़ी सी जमीन थी उसे भी गिरवी रख दिया। पड़ोसन रमा ने समझाया, सावित्री, इतना मत खर्च कर, बाद में क्या होगा? रमा, बेटे की शादी एक बार होती है, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। जो है वो सब लगा दो, भगवान बाद में देख लेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन लड़की के बारे में अच्छे से जानकारी ली? राकेश को पसंद है, बस इतना काफी है मेरे लिए। मेरा बेटा जो चुने वो सही है। शादी धूमधाम से हुई। रेखा दुल्हन बनकर आई। सावित्री देवी ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। बेटी, आज से ये घर तेरा है। मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। राकेश को खुश रखना और खुद भी खुश रहना, बस माँ की यही इच्छा है। जी माँ जी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, सब ठीक रहेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। शुरुआत के 2-3 महीने बहुत अच्छे रहे। रेखा ने माँ का सम्मान किया, घर के काम में हाथ बटाया, खाना साथ में बनाया। सावित्री देवी बहुत खुश थी। रमा, बहुत अच्छी बहू आई है मेरे घर में, भगवान ने मेरी सुन ली। सावित्री, शुरुआत में सब अच्छे लगते हैं। अरे रमा, तू भी ना हमेशा नकारात्मक सोचती है। रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे रेखा की असली प्रकृति सामने आने लगी। उसे गांव की जिंदगी रास नहीं आती थी। मिट्टी की सड़कें, खेतों की धूल, बिजली की कटौती, पानी की समस्या, ये सब उसे बर्दाश्त नहीं था। उसे चाहिए था शहर का जीवन, बड़ा फ्लैट, मॉल, रेस्तोरां, एसी और सबसे ज़रूरी आज़ादी। रेखा ने राकेश के कान भरने शुरू किए, धीरे धीरे, चालाकी से। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो रेखा, क्या हुआ? यहाँ इस गांव में मेरा दम घुटता है। आप इतने बड़े अफसर हैं, आपको शहर में रहना चाहिए। वहाँ आपकी सोसाइटी होगी, लोग मिलेंगे। यहाँ पड़े रहने से तरक्की नहीं होती। हुआ रेखा, माँ यहाँ अकेली हैं, उन्हें छोड़कर। माँ को भी साथ ले चलेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य शहर में है, इस गांव में नहीं। ठीक है, माँ से बात करके देखता हूँ। राकेश ने माँ से बात की। पहले तो सावित्री देवी राजी नहीं हुई। उनकी जड़ें इस गांव में थीं, ये मिट्टी उनकी थी, रामकिशन की यादें यहाँ थीं। और बेटा, मेरा जी नहीं लगेगा शहर में। यहाँ तेरे पिता की याद है, मंदिर है, रमा है, पड़ोस है। शहर में क्या होगा? माँ, रेखा को अकेलापन लगता है और मेरी नौकरी भी शहर में है। शायद वहाँ बेहतर होगा और आप अकेली नहीं होंगी, हम साथ रहेंगे। ठीक है बेटा, तू जहाँ खुश रहे, माँ वहाँ चली जाएगी। ये गाँव, ये मिट्टी सब छोड़ दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, माँ को अपने साथ रखना। माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, ये मेरा वादा है। और इस तरह सावित्री देवी अपनी जड़ें, अपनी यादें, अपना गांव, सब कुछ छोड़कर शहर आ गईं। राकेश ने शहर में एक बड़ा फ्लैट किराए पर लिया। 2 कमरे, एक किचन, एक बालकनी। सावित्री देवी के लिए एक अलग कमरा। पहले हफ्ते सब अच्छा लगा, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, असली खेल शुरू होने वाला था। शहर आने के पहले महीने के बाद रेखा का असली स्वभाव सामने आने लगा। ये अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। जैसे पानी के बूंद बूंद से पत्थर भी घिसता है, वैसे ही रेखा ने धीरे धीरे घर का माहौल बदलना शुरू किया। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। खाना बनाने के तरीके पर टोका टाकी, सफाई के ढंग पर आपत्ति, और फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें। माँ जी, ये क्या है? इतना तेल डाला है सब्जी में। डॉक्टर ने कहा है कम तेल। आपको समझ नहीं आता? बेटी, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता था, थोड़ा तेल ज्यादा होने से। हमारे यहाँ बस यही सुनती हूँ। ये शहर है माँ जी, यहाँ के तरीके अलग हैं। कृपया यहाँ के तरीके सीखिए। ठीक है बेटी, जैसा तू कहे। सावित्री देवी चुप हो गईं, लेकिन अंदर ही अंदर एक टीस उठी। वो जानती थीं कि बहू से बहस करना ठीक नहीं, इसलिए चुप रहती थीं और घुटती रहती थीं। अगले दिन एक और बात हुई। सावित्री देवी बालकनी में बैठकर भजन गा रही थीं, धीरे धीरे, मन ही मन में। रेखा का फोन पर कोई जरूरी काम चल रहा था। माँ जी, ये भजन बंद करेंगे? मेरी कॉल डिस्टर्ब हो रही है। अरे बेटी, मैं तो बस कुछ नहीं, इस घर में थोड़ा सोच समझ कर रहिए। सावित्री देवी ने भजन बंद कर दिया। वो अपने कमरे में आ गईं, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर चुपचाप रोने लगी। हे राम, ये क्या हो रहा है? अपने ही घर में, अपने ही बेटे के घर में मेरी ये हालत। भजन भी नहीं गा सकती। रामकिशन, तुम होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सिलसिला चलता रहा।
हर रोज कोई ना कोई बात, कभी खाने पर, कभी कपड़ों पर, कभी बाहर जाने पर, कभी मेहमानों से बात करने पर। रेखा का एक ही लक्ष्य था, सावित्री देवी को इस घर में इतना तंग करो कि वो खुद ही जाने की बात करें। लेकिन सावित्री देवी ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका बेटा यहां था। बेटे की छाया में वो कुछ भी सह सकती थीं। रात को जब राकेश घर आता, सावित्री देवी उसके लिए खाना गर्म करती, उसकी पसंद की चीजें बनाती। राकेश खाता, तारीफ करता, लेकिन रेखा के सामने आपकी माँ ने आज पड़ोसन से घंटों बातें की, हमारे घर की बातें, मेरे बारे में बाहर बताती रहीं। इसे क्या कहते हैं? रेखा, माँ बस बातें करती हैं, उनका मन लगाने का मन लगाना हो तो घर में लगाएं, बाहर हमारी निजी बातें क्यों? बेटी, मैंने कोई निजी बात नहीं की, बस रमा से। माँ जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही, राकेश से कर रही हूँ। सावित्री देवी चुपचाप वहां से हट गईं। राकेश ने मां की तरफ देखा, फिर रेखा की तरफ, और कुछ नहीं बोला। यही चुप्पी सावित्री देवी को सबसे ज्यादा तोड़ती थी। महीने बीतते गए और राकेश धीरे धीरे बदलने लगा। रेखा ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि मां उनकी जिंदगी में दखल देती है, कि मां की वजह से उनकी प्राइवेसी नहीं है, कि मां के रहने से उनका विकास नहीं हो सकता। और राकेश, जो कभी मां के बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो अब मां से कतराने लगा। मां जब बात करने आती, वो व्यस्त बताकर टाल देता। मां जब खाना परोसती, वो रेखा के साथ बाहर खाना खा आता। बेटा, कल तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है, चलोगे मंदिर? माँ, कल दफ्तर में मीटिंग है, नहीं जा पाऊंगा। बेटा, तेरे पिता की पुण्यतिथि है, 1 घंटा। माँ, मैंने कहा ना मीटिंग है। ठीक है बेटा, अकेले चली जाऊंगी। उस रात सावित्री देवी अकेले मंदिर गईं, हाथ में एक छोटा दिया और फूल। भगवान के सामने बैठकर रामकिशन की तस्वीर रखी और बोली, रामकिशन, तुम चले गए, लेकिन जो दर्द तुम्हारे जाने से मिला था, वो तो वक्त के साथ हल्का हो गया। पर ये जो दर्द है, अपने बेटे की उपेक्षा का दर्द, ये नहीं जाता। तुम होते तो शायद राकेश ये नहीं करता। तुम होते तो। उनकी आवाज रुंध गई। वो बहुत देर तक चुप बैठी रहीं। इसी दौरान रेखा ने राकेश से एक नई मांग रखी। राकेश, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मैं यहाँ बहुत घुटन महसूस करती हूँ। आपकी माँ हर वक्त घर में रहती है, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, मेरी कोई आज़ादी नहीं है। रेखा, माँ अपने ही घर में है। ये मेरा भी घर है और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अगर यही चलता रहा तो मैं अपने माँ के पास चली जाऊंगी। रेखा, ऐसा मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोचिए, मुझसे ज्यादा सहा नहीं जाता। रेखा के इस धमकी भरे रवैये ने राकेश को और भी कमजोर कर दिया। वो पत्नी को खोने से डरता था और इस डर में वो मां को खोता जा रहा था। अगले दिन राकेश ने मां से एक ऐसी बात कही जो सावित्री देवी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं थी। माँ, एक बात करनी थी। बोल बेटा, माँ से क्या छुपाना? माँ, रेखा को लगता है, मतलब शायद तुम्हारे लिए यहाँ बेहतर होगा अगर तुम किसी वृद्धाश्रम में। क्या कहा तूने? माँ, वहाँ तुम्हारी उम्र के लोग होंगे, अच्छा खाना, देखभाल। राकेश, ये तू बोल रहा है? मेरा बेटा? राकेश कुछ नहीं बोला। सावित्री देवी ने एक पल उसकी आंखों में देखा, और उन आंखों में जो उन्होंने देखा वो था पत्नी का डर, मां का प्यार नहीं। ठीक है बेटा, मां समझ गई। और फिर वो दिन आया जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है, जिसे सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं, जिसे लिखते वक्त भी उंगलियां थर्राती हैं। वो एक शनिवार का दिन था। राकेश घर पर था, दफ्तर की छुट्टी थी। रेखा भी घर पर थी। सुबह से ही घर का माहौल गर्म था। रेखा किसी बात पर नाराज थी। शायद उसकी कोई सहेली कहीं घूमने जा रही थी और रेखा नहीं जा सकी थी, या शायद कोई और बात थी, लेकिन उसकी नाराजगी का निशाना तय था, सावित्री देवी। सुबह की चाय का वक्त था। सावित्री देवी किचन में थी। मां जी, ये क्या गंदगी है? बर्तन यहाँ पड़े हैं, चूल्हे पर दाल उफान गई, पूरी किचन बर्बाद कर दी। बेटी, दाल जरा उफन गई थी, मैं अभी साफ करती हूँ। हर बार अभी करती हूँ, हर बार माफी, बस इतना ही है तुम्हारे पास? रेखा, क्या हुआ? यही हुआ कि इस घर में मुझे जीना मुश्किल हो गया है। हर रोज कुछ न कुछ, मैं थक गई हूँ। माँ, थोड़ा ध्यान रखा करो।
बेटा, मैंने क्या किया? बस बहुत हो गया। राकेश, या तो मैं इस घर में रहूंगी या इनकी माँ, दोनों साथ नहीं चल सकते। आज फैसला करो। कमरे में एक भारी शांति छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। सावित्री देवी ने अपने बेटे को देखा। राकेश की आंखें झुकी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। माँ, तुम यहीं रहोगी। रेखा, ये मेरी माँ है। वो नहीं बोला। राकेश की ये चुप्पी यही सबसे बड़ा जवाब था, और ये जवाब सावित्री देवी के लिए सबसे बड़ा दर्द था। ठीक है। बस 2 शब्द, ठीक है। और उन 2 शब्दों में एक पूरी उम्र का दर्द था। सावित्री देवी अपने कमरे में गईं, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अपना पुराना घिसा हुआ थैला निकाला। उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे, अपनी माला रखी, रामकिशन की पुरानी तस्वीर रखी, वो तस्वीर जो उनकी शादी की थी, और राकेश की बचपन की एक तस्वीर जिसमें वो 3 साल का था और माँ की गोद में सो रहा था। उस तस्वीर को देखकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस तस्वीर को होठों से लगाया। मेरा राकेश, मेरा प्यारा राकेश, इतना छोटा था तू, इतना मासूम। क्या पता था उस वक्त कि एक दिन यही राकेश माँ को घर से जाने देगा। वो बाहर निकली। राकेश दरवाजे के पास खड़ा था। रेखा पीछे थी, जीत के भाव के साथ। बेटा, माँ जा रही है, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहती है। भगवान सब देखता है। आज तूने जो किया वो उसके दफ्तर में दर्ज हो गया। माँ तुझे श्राप नहीं देती, माँ तुझे दुआ देती है, खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुझे माँ की याद आएगी। उस दिन माँ यहाँ नहीं होगी। माँ, दुआ करना बेटा, माँ को दुआ करना। और सावित्री देवी घर से निकल गई। कोई नहीं रोका। दरवाजा बंद हो गया। रेखा ने एक गहरी सांस ली, जैसे जंग जीत ली हो। और राकेश वो खिड़की से देखता रहा। माँ सड़क पर चल रही थी, पीठ उसकी तरफ, थैला हाथ में। धूप तेज थी। माँ के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो छोटी छोटी होती जा रही थी, जैसे धुंध में खो रही हों। और फिर माँ दिखना बंद हो गई। राकेश ने खिड़की से हाथ हटा लिया। सावित्री देवी सड़क पर निकल पड़ी, हाथ में थैला, पाँव में पुरानी चप्पलें, सर पर आकाश और दिल में एक ऐसा दर्द जो किसी दवाई से ठीक नहीं होता। धूप तेज थी, जून का महीना था। सड़क पर डामर चल रहा था। सावित्री देवी चलती रही। उनके पांव थक रहे थे, लेकिन रुकने की जगह नहीं थी। वो घर तो था ही नहीं उनका अब। कहाँ जाऊं? गांव का घर बिक गया, यहाँ कोई जानता नहीं। भगवान, तू ही रास्ता दिखा, तू ही मेरा सहारा है। चलते चलते थक कर वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। ये शहर का एक छोटा सा शिव मंदिर था, शांत जगह, पेड़ों की छाया थी। वहां एक बुजुर्ग पंडित जी बैठे थे। नाम था पंडित रामदयाल, 70 साल के आसपास। सफेद धोती, माथे पर चंदन, आंखों में करुणा। माता, क्या बात है? इतनी धूप में, इतनी थकान के साथ कहाँ से आ रही हो? पंडित जी, कहीं से नहीं, बस यहाँ थोड़ा बैठना था। घर क्यों नहीं गई? घर नहीं रहा पंडित जी। माता, क्या बेटे ने? सावित्री देवी की आंखें भर आईं और फिर वो रो पड़ी। सब कुछ बता दिया पंडित जी को। पति का जाना, बेटे की पढ़ाई, जेवर बेचना, शहर आना और फिर आज का दिन। पंडित रामदयाल सुनते रहे। उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। माता, ये दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन भगवान बेरहम नहीं है। आप यहाँ रह सकती हैं। मंदिर में एक छोटा कमरा है। प्रसाद बनाने में मदद कर देना, बाकी सब भगवान देखेगा। पंडित जी, आप भगवान के रूप हैं। इस अजनबी शहर में आपने एक बेसहारा माँ को सहारा दिया। भगवान आपका भला करे। माता, आप आराम करो, चाय पियो, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। और इस तरह सावित्री देवी उस मंदिर में रहने लगी। एक छोटा सा कमरा, 4 दीवारें और एक खिड़की जिससे सुबह की धूप आती थी। सावित्री देवी रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती, प्रसाद बनाती, खीर, हलवा, पंजीरी, भजन गाती। अब कोई रोकने वाला नहीं था। दिन बीतने लगे, हफ्ते बीते, महीने बीते। सावित्री देवी कमजोर होती जा रही थी। न खाना ठीक से था, न आराम ठीक से था। लेकिन हर रात सोने से पहले राकेश की तस्वीर देखकर दुआ करती थी। बेटा, माँ ठीक है? तू ठीक है ना? खाना खाता है ना?
ध्यान रखता है अपना। माँ तुझसे नाराज नहीं है बेटा। माँ तुझे दुआ देती है हर रोज हर रात। माँ जिसे बेटे ने घर से निकाल दिया था, वो माँ उसी बेटे के लिए हर रात दुआ मांग रही थी। यही होती है माँ। उधर राकेश के घर में कुछ महीनों तब तक तो सब ठीक रहा। रेखा खुश थी। घर पर उसकी मनमर्जी चलती थी। सहेलियां आती थीं, पार्टियां होती थीं। राकेश भी रेखा को खुश देखकर खुद को खुश समझता था, लेकिन भीतर उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा शून्य जो रेखा की हंसी से नहीं भर सकता था। एक रात राकेश को अजीब सा सपना आया। माँ, माँ। रेखा पास में सोई थी। उसने करवट बदली लेकिन नहीं उठी। राकेश कमरे से बाहर निकला। बालकनी में खड़ा होकर रात के आकाश को देखता रहा। तारे थे, लेकिन आज वो चमकीले नहीं लग रहे थे। उसे याद आया बचपन में जब वो माँ के साथ छत पर सोता था, माँ उसे तारे गिनाती थीं और कहानियां सुनाती। माँ तो कहाँ है? ठीक है ना? मैंने क्या किया? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? लेकिन उस वक्त ये सोच क्षणिक थी। सुबह होती, रेखा की दुनिया शुरू हो जाती और माँ की याद दब जाती। फिर एक बड़ी मुसीबत आई। राकेश के दफ्तर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। राकेश बिल्कुल निर्दोष था, लेकिन जांच बैठ गई। नाम अखबार में आ गया। रेखा, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दफ्तर में झूठे आरोप लगाए हैं। जांच होगी। मुझे तेरे साथ की जरूरत है। तो क्या मैं करूं? आपने कुछ किया होगा तभी। रेखा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तेरा भरोसा चाहिए। भरोसा? और नौकरी गई तो घर कैसे चलेगा? मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? रेखा, ये वक्त साथ देने का है। मैंने शादी इसलिए की थी कि सुख में जीना है, दुख झेलने नहीं। आप सुलझाइए अपनी समस्या। और रेखा बेडरूम में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। राकेश वहीं बैठा रहा, अकेला। उस पल उसे सबसे ज्यादा याद आई माँ। माँ, तू होती तो अभी मेरा सर अपनी गोद में रख लेती। कहती, बेटा घबरा मत, सच का साथ दे, भगवान पर भरोसा रख। माँ, मैंने तेरे साथ क्या किया? उस रात राकेश रोया, बहुत रोया। पहली बार उसने महसूस किया माँ के बिना घर घर नहीं होता। जांच के दिन बहुत कठिन थे। राकेश हर रोज दफ्तर जाता, लोगों की तिरछी नजरें सहता, वकीलों से मिलता, कागजात इकट्ठे करता और घर आकर अकेला बैठता। रेखा इन दिनों और भी दूर हो गई थी। वो अपनी माँ के घर ज्यादा समय बिताती। राकेश अकेले घर में था, माँ नहीं, पत्नी नहीं। एक शाम उसके बचपन के दोस्त विनोद का फोन आया। यार राकेश, कैसा है? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। ठीक हूँ विनोद, बस बहुत कुछ चल रहा है। सुना है दफ्तर में कुछ झंझट है। कैसे हो तुम? निपटा लूंगा। माँ के बारे में कुछ पता है तुम्हें? राकेश, हाँ, इसीलिए फोन किया था। तेरी माँ वो शहर के पुराने शिव मंदिर में रह रही हैं। पंडित रामदयाल जी ने उन्हें रखा हुआ है। क्या? माँ मंदिर में? हाँ यार, मेरी बहन ने देखा उन्हें। वो प्रसाद बनाती हैं, भजन गाती हैं। लेकिन राकेश, वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती। तुझे जाना चाहिए। फोन रख दिया राकेश ने। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं। माँ बीमार है, मंदिर में रह रही है, और मैं यहाँ इस घर में, जो घर अब घर नहीं रहा। राकेश वहीं जमीन पर बैठ गया और रोया, फूट फूट कर रोया। पहली बार इतना रोया बचपन के बाद। उसे याद आया एक बार वो बचपन में गिर गया था, घुटना छिल गया था। तब माँ ने उसे गोद में उठाया था और घाव पर फूंक मारी थी और कहा था, बेटा दर्द हुआ? माँ है ना, माँ उड़ा देगी सब दर्द। माँ रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। और आज माँ नहीं थी और दर्द था, बहुत बड़ा दर्द। उसी रात राकेश ने एक निर्णय लिया। कल सुबह मैं माँ के पास जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह राकेश जल्दी उठा, रेखा को बताया कि माँ के पास जा रहा है। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस करवट बदल ली। राकेश मंदिर पहुंचा। सुबह की अजान अभी अभी गूंजी थी और मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसने माँ को देखा और उसका दिल डूब गया। सावित्री देवी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माला जप रही थीं, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थीं। चेहरे पर और झुर्रियां थीं, हाथ पहले से ज्यादा कांप रहे थे, आंखें थकी हुई थीं। वो पहले से बहुत छोटी लग रही थीं, जैसे अकेलेपन ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया हो। सावित्री देवी ने आंखें खोली, बेटे को देखा और एक पल के लिए सन्न रह गईं। राकेश, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
मैं बहुत बड़ा पापी हूँ माँ। तूने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुझे घर से निकाल दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा उठ, माँ ने माफ़ किया, उठ। माँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मुझे माफ़ करे। मैंने उठ बेटा, माँ का बेटा हमेशा माफ़ी के लायक होता है। माँ का दिल पत्थर नहीं होता। उठ बेटा, उठ। रखा। राकेश उठा, माँ को देखा और फिर से आंखें भर आईं। माँ, तुम यहाँ रह रही थी इस छोटे से कमरे में इतने महीनों से? बेटा, भगवान के घर में रहना कोई कम नहीं है। पंडित जी बहुत अच्छे हैं। माँ, तुम चलो मेरे साथ अभी, आज। बेटा, रेखा। माँ, आज से इस घर में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी, ये मेरा फैसला है। पंडित रामदयाल पास में खड़े थे। उनकी आंखें भर आई थीं। राकेश बेटा, भगवान ने तुम्हें सुबुद्धि दी, देर से दी लेकिन दी। माँ को अस्पताल दिखाओ पहले, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। पंडित जी, आपने माँ को आश्रय दिया, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। खुश रहो बेटा, माँ की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। राकेश माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की, रिपोर्ट आई। राकेश जी, आपकी माँ को काफी समय से शारीरिक और मानसिक तनाव रहा है। दिल कमजोर हो गया है, खून में हीमोग्लोबिन कम है, यानी ठीक से खाना नहीं मिला। जोड़ों में दर्द भी है। इन्हें अभी पूरी देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर साहब, माँ ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, लेकिन इन्हें खुश रखना होगा, तनाव बिल्कुल नहीं। अच्छा खाना, दवाइयाँ और सबसे जरूरी अपनों का प्यार। वो मिलेगा डॉक्टर साहब, जरूर मिलेगा। राकेश माँ के पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे। माँ की आंखें बंद थीं, आराम कर रही थीं। राकेश ने माँ के हाथ को देखा, झुर्रीदार, काम से कठोर, कांपते हुए। इन हाथों ने उसे पाला था। इन हाथों ने उसके लिए रोटी बनाई थी। इन हाथों ने उसके लिए खेत जोता था। इन हाथों ने उसके लिए जेवर बेचे थे। तेरे इन हाथों ने मेरे लिए इतना किया और मैंने इन हाथों की कितनी कद्र की। माँ, अगर वक्त वापस मिल जाए तो मैं ये सब नहीं होने देता, कभी नहीं। तभी सावित्री देवी की आंखें खुली। बेटा, भूखा होगा तू, कुछ खा ले। माँ, तुम यहाँ अस्पताल में हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं भूखा हूँ? माँ हूँ बेटा, माँ का स्वभाव नहीं जाता। जब राकेश अस्पताल में माँ के साथ था, उसी समय भगवान का न्याय रेखा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रेखा की सबसे प्रिय सहेली प्रिया, जिसके साथ वो हर बात शेयर करती थी, उसी प्रिया ने रेखा की सारी करतूत सोशल मीडिया पर डाल दी। पड़ोसियों को पता चला, दफ्तर में फैल गई खबर। जहां भी जाती लोग आंखें फेर लेते। रेखा जी, सुना है आपने सास को घर से निकाल दिया? सच में? ये मेरा निजी मामला है। निजी मामला? एक बूढ़ी माँ को घर से निकालना ये निजी मामला है? शर्म नहीं आती? रेखा कुछ नहीं बोल पाई। पहली बार उसे असली शर्मिंदगी हुई, वो शर्मिंदगी जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। घर आकर रेखा की माँ का फोन आया। रेखा, तूने ये क्या किया? एक बूढ़ी माँ को घर से निकलवाया? हमने तुझे ये सिखाया था? हमें पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा तूने। माँ, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप हुआ है तुझसे। जो तूने उस बुजुर्ग माँ के साथ किया वो पाप है रेखा। अब जाकर माफी मांग और राकेश की माँ की सेवा कर। यही तेरे लिए एकमात्र रास्ता है। रेखा फोन रखकर बैठ गई। पहली बार उसने सच में सोचा उसने क्या किया था। एक ऐसी माँ को घर से निकाला था जिसने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया था, जिसने जेवर बेचे थे, जिसने जमीन गिरवी रखी थी, जिसने बेटे की खुशी के लिए अपना गांव, अपनी जड़ें छोड़ी थी। मैंने क्या किया? मैंने एक माँ के साथ क्या किया? भगवान मुझे माफ करे। रेखा अस्पताल पहुंची जहां राकेश और माँ थे। राकेश ने रेखा को देखा, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। राकेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रेखा, माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगनी होगी। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था। आप मेरी माँ जैसी हैं और मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं पापी हूँ मां जी, माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने रेखा को देखा, कुछ देर चुप रहीं और फिर उन्होंने रेखा का हाथ थाम लिया। बेटी, माँ ने माफ किया, उठ, रोना बंद कर। मां जी, बेटी,
सुन, जो हुआ हुआ, अब जो आगे होगा वो देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो तूने मेरे साथ किया वो अपनी बहू के साथ कभी मत करना। यही मेरी शर्त है माफ़ी की। जी मां जी, कभी नहीं, कसम खाती हूँ। माँ का दिल बड़ा होता है बेटी, इसे जान लिया बस। माँ की देखभाल शुरू हुई। घर में माँ वापस आ गई। रेखा ने सच में बदलाव किया। हर सुबह माँ के लिए चाय बनाती, दवाइयाँ समय पर देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और भगवान का न्याय पूरा होने लगा। दफ्तर की जांच में राकेश पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। झूठे आरोप लगाने वाले अधिकारी को ही बर्खास्त किया गया और इससे भी बड़ी खुशखबरी, राकेश को पदोन्नति मिली। पहले से बड़ा पद, पहले से बड़ी तनख्वाह। माँ देखो, भगवान ने न्याय किया। जो झूठे आरोप लगाए थे वो खुद बर्खास्त हो गया और मुझे प्रमोशन मिली। माँ, भगवान का शुक्र है बेटा, देखा सच का हमेशा साथ होता है भगवान। माँ, ये सब तेरी दुआओं का फल है। तू रात को मेरे लिए दुआ करती थी, है ना, मंदिर में? हाँ बेटा, हर रात। माँ, मुझे माफ कर दे, एक बार और माफ कर दे। बेटा बस हो गया, अब ये बात मत करना, आगे देखो। घर में खुशी का माहौल था। रेखा ने माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया। सब साथ बैठकर खाए। पहली बार इस घर में सही मायने में एक परिवार की तरह। रेखा ने सच में बदलाव किया। माँ को चलने में तकलीफ होती, खुद सहारा देती। मां जी, आज कैसी तबीयत है? रात को अच्छी नींद आई? बेटी बहुत अच्छी, जब अपने पास हूँ तो नींद भी अच्छी आती है। मां जी, आज क्या खाने का मन है? जो कहे वो बनाऊंगी। बेटी तुझे पता है, राकेश को और मुझे दोनों को खिचड़ी बहुत पसंद है। तो आज खिचड़ी ही बनेगी मां जी, घी वाली खिचड़ी। वाह बेटी, आज तो मजा आ जाएगा। ये देखकर राकेश दरवाजे से झांक रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। ये वो घर है जो मैं हमेशा से चाहता था। माँ की मुस्कान, रेखा का बदलाव, यही तो असली खुशी है। एक दिन रेखा माँ के साथ मंदिर गई। पहली बार दोनों साथ बैठकर भजन गाईं, भगवान के सामने साथ बैठकर प्रार्थना की। मां जी, आप कितना अच्छा गाती हैं भजन। बेटी, भजन दिल से गाना होता है। जब दिल साफ हो तो भजन अपने आप अच्छा निकलता है। मां जी, आपका दिल बहुत साफ है, इसीलिए आपने मुझे माफ़ कर दिया जो मैंने आपके साथ किया था। बेटी, इंसान गलती करता है और जो सीख ले वो महान बनता है। तूने सीखा, यही काफ़ी है। उस मंदिर में उस माँ और बहू के बीच एक नया रिश्ता बना। वो रिश्ता जो पहले कभी था ही नहीं। एक साल बाद राकेश के घर में एक बड़ी खुशी आई। रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। जब बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, लो तुम्हारा पोता। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। उस छोटे से जीव को जो अभी दुनिया में नया नया आया था, उसे देखकर सावित्री देवी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो बहुत दिनों से नहीं थी। हे भगवान, तूने ये दिन दिखाया, इतना कुछ सहने के बाद ये खुशी दी। शुक्रिया प्रभु, लाख लाख शुक्रिया। माँ, ये पोता तुम्हारा है, इसे तुम ही पालोगी, तुम ही इसे कहानियाँ सुनाओगी, तुम ही इसे भजन सिखाओगी। हाँ बेटा, और इसे ये भी सिखाऊंगी कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मां जी, और मुझे भी यही सिखाइएगा हर रोज। बेटी, तुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं, तू खुद सीख गई। उस घर में जहाँ कभी अंधेला था, वहाँ एक नई रोशनी आ गई थी। वो रोशनी थी माँ की दुआ की रोशनी। उस साल राकेश ने एक और काम किया जो उसने बहुत पहले करना चाहिए था। वो अपनी माँ को लेकर राजपुर गांव गया, उसी गांव में जहाँ से वो आए थे, जहाँ रामकिशन की कब्र थी, जहाँ सावित्री देवी ने अपनी जवानी खपाई थी। गांव पहुँचते ही सावित्री देवी का चेहरा बदल गया। मिट्टी की खुशबू, पीपल के पेड़, पड़ोसन रमा की आवाज। अरे सावित्री, सावित्री आ गई। आओ सावित्री आओ। रमा, दोनों गले मिली, दोनों की आंखें भर आईं। सावित्री, बहुत दिनों बाद आई, हम सब बहुत याद करते थे तुझे। रमा, तुम लोगों की याद आती थी, गांव की याद आती थी, लेकिन अब सब ठीक है। राकेश बेटे, माँ का ख्याल रखना, ये माँ बहुत कीमती है। हाँ रमा काकी, अब कभी नहीं भूलूंगा। राकेश माँ को लेकर रामकिशन की कब्र के पास गया। सावित्री देवी ने वहां फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े। रामकिशन, देखो राकेश आया है, तुम्हारा बेटा आया है। गलती हुई लेकिन सुधरा भी, तुम खुश हो ना? हवा का एक झोंका आया, जैसे रामकिशन ने जवाब दिया हो।
उस दिन उस गांव में उस कब्र के पास राकेश ने पहली बार अपने पिता से माफी मांगी, मन ही मन में। और पहली बार उसे लगा कि माफी मिल गई। जैसे जैसे पोता बड़ा होने लगा, सावित्री देवी की दुनिया और रंगीन हो गई। वो पोते के साथ खेलती, कहानियां सुनाती, लोरियां जाती। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, सो जा मेरे राजे सो जा। पोता दादी की गोद में सो जाता, दरवाजे से देखती और उसकी आंखें भर आती। राकेश, देखो मांझी और बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यही असली घर होता है, जहाँ बड़े हों, जहाँ बच्चे हों, जहाँ माँ हो। मुझे माफ करो राकेश, मैंने ये सब खत्म करने की कोशिश की थी। रेखा, जो हुआ सो हुआ, अब यही देखो, यही जियो, यही असली जिंदगी है। एक शाम पोते ने दादी से पूछा, दादी आप कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनोगे राजे? वो जिसमें भगवान न्याय करता है। सावित्री देवी ने हंसते हंसते पोते को गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान नहीं गई। हाँ राजे, वो कहानी सुनाऊंगी, लेकिन पहले सो जाओ फिर सुनाऊंगी। पोता आंखें मूंद गया और सावित्री देवी उसे देखती रहीं और उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बहुत दिनों से नहीं थी।